तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट वीडियो में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राहुल गांधी जी ने एक एलिगेशन लगाया है। नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी जो कि होम मिनिस्टर हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इस एलिगेशन को कि स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ है, इसको समझने के लिए हमें एक क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। जो कि टर्म बहुत फेमस हुआ था जब अमित शाह जी ने इसे यूज किया था कांग्रेस के बारे में कुछ बातें उजागर करने के लिए। तो चलिए इसे समझते हैं। होता क्या है, 13 मई 2024 को, यानी कि इलेक्शन रिजल्ट्स जो कि 4 जून 2024 को आने थे, उससे लगभग लगभग 20 दिन पहले अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि 4 जून से पहले शेयर्स बाय कर लीजिए। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जिसके पास अच्छी खासी मेजोरिटी होती है, एक सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, उस दौरान उसकी गवर्नमेंट में डिसीजन स्ट्रांगली लिए जाते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। इसलिए स्टॉक मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंज, इवन ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबल रहती है। बट जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो पॉलिसीज बनती हैं वो एक दूसरे से पूछ कर बनानी पड़ती हैं, इसलिए कोई भी पार्टी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाती। इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट होती है, वो कई हद तक अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट इन विच अ सिंगल पार्टी हैज द मेजोरिटी। तो इंटरव्यू में ये बात हुई थी लगभग 20 दिन पहले हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस में फ्लक्चुएशंस थी, क्योंकि लोग अनप्रिडिक्टेबल थे कि शायद बीजेपी को उतनी अच्छी मेजोरिटी ना मिले और उन्हें अपने दो तीन अलायंस पार्टनर्स पर डिपेंड होना पड़े गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जिससे शायद अनस्टेबिलिटी आए और मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए। तो जब ये बात इंटरव्यूअर ने अमित शाह जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अफवाह है, और उनकी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाने जा रही है। इसलिए सभी इन्वेस्टर्स को 4 जून से पहले शेयर्स खरीद लेने चाहिए अच्छी कंपनीज के, ताकि वो प्रॉफिट बना सके। उसके बाद सिर्फ 6-7 दिन बाद ही 19 मई 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई कर देंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे 4 जून को। ये उनसे भी लगभग ऐसा ही सवाल पूछा गया था कि इन्वेस्टर्स को क्या सलाह है, राइट? 1 जून को, जैसा कि आपको पता है कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो सभी मीडिया कंपनीज एक एग्जिट पोल, एक्सपेक्टेड पोल के डेटा को रिलीज करती हैं कि कौन सी पार्टी या कौन सा अलायंस कितनी सीट्स जीतेगा। तो 1 जून को जब ये एग्जिट पोल्स आए, 31st को इलेक्शन खत्म हुए, और 1 जून को बहुत सारे मीडिया पोल्स ने ये दावा किया कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए, जो कि इलेक्शन फाइट कर रहा है अगेंस्ट इंडिया ब्लॉक, दो अलायंसेस थे इस बार के इलेक्शंस में, एनडीए एंड इंडिया ब्लॉक। बाकी जो पार्टीज थी वो काफी हद तक वीक थी। मेन कंपटीशन इन दो अलायंसेस के बीच में था। तो बहुत सारी मीडिया पोल्स ने ये क्लेम किया कि जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इट विल विन अराउंड 350 टू 400 सीट्स। 350 टू 400 सीट्स का मतलब क्या है? 350 टू 400 सीट्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स की जरूरत होती है आउट ऑफ 543 सीट्स, सो दैट यू हैव मेजोरिटी। तो इन्होंने क्लेम किया कि एनडीए जो है वो 350 टू 400 सीट्स जीतेगा, और इसमें की इस अलायंस में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा वो बीजेपी का होगा। बीजेपी अकेले ही मेजोरिटी स्टेब्लिश कर लेगी, यानी अकेले ही बीजेपी 272 सीट्स ले आएगी, और बाकी बची जो 350, 360 टू 400 का जो प्रिडिक्शन है, वो एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो दूसरे पार्टनर्स हैं, वो हेल्प करेंगे अचीव करने में। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जब बात हुई कि यू नो स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, उसकी वजह से 3 जून को जब मार्केट खुला तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई चले गए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया इस होप में कि जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनना तय होगा, वैसे ही स्टॉक मार्केट्स बूम कर जाएंगे, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इंडिया पर बढ़ जाएगा। जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये मेनली तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें ये विश्वास हो कि कंट्री की इकोनॉमी और पॉलिटी स्टेबल रहेगी। जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की यू नो पॉलिटी और इकोनॉमी काफी वीक है, इसलिए वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मेनली जो पैसा पाकिस्तान के पास फॉरेन से आता है वो लोन्स के फॉर्म में आता है। बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी,
एंड इंडिया इज सीन एज अ गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज। होता क्या है, 4 जून को 2024 को इलेक्शन रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स एकदम विपरीत आए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस could not win 360 to 400 seats. They could only win 293 सीट्स। 293 सीट्स का मतलब क्या है? 293 सीट्स का मतलब है 272 सीट्स, जो कि मेजोरिटी के लिए चाहिए, उससे सिर्फ 19 सीट्स ज्यादा। और बीजेपी अकेले मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पा रही थी। बीजेपी को यदि गवर्नमेंट बनानी थी, जब 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट्स आए तो ये पता चला कि बीजेपी को यदि गवर्नमेंट बनानी है तो इसे अपने कोलिशन पार्टीज पर का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो कि मेन दो सपोर्टर जो प्रपोज थे, जो जिनका दूसरा बीजेपी के बाद तीसरा जिनका कंट्रीब्यूशन बड़ा था, वो थे नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। सो as a result came the stock market crash with its investors, especially small investors. Small investors का मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स, या फिर जो बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो कि स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हम देखें तो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़, जो कि प्रोजेक्टेड है, उसमें से सिर्फ 5 करोड़ लोग ही स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेनली उनको लॉस हुआ क्योंकि एक ही दिन में लगभग 30 लाख करोड़ गिर गए। इसको समझने के लिए हम एक चार्ट को देख सकते हैं। लेट्स सी दिस चार्ट। कांग्रेस ने इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए एक चार्ट भी रिलीज किया, जिसे हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्शंस 31 मई को कंप्लीट होते हैं और 1 जून को एग्जिट पोल्स आते हैं इस दिन। अब कांग्रेस का एलिगेशन क्या है? कांग्रेस का एलिगेशन ये है कि एग्जिट पोल्स के एक दिन आने के पहले आखिर मार्केट में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किसने किया? आप देख पा रहे हैं, दिस इज द लेवल। उसके पहले मार्केट में इतना पैसा आ रहा था, मोबिलाइज हो रहा था, और एग्जिट पोल्स के एक दिन पहले इतना ज्यादा वॉल्यूम क्यों आया? उनका कहना है ये इसलिए आया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि स्टेबल गवर्नमेंट बनने वाली है, एंड सो यू मस्ट इन्वेस्ट बिफोर 4 जून। और एग्जिट पोल्स ने, और अगले दिन एग्जिट पोल्स आने वाले थे, एग्जिट पोल्स में भी फेवरेबल बात कही। उन्होंने कहा 360 to 400 सीट्स एनडीए विन कर ले। तो सवाल ये है कि आखिर एग्जिट पोल्स के एक दिन पहले इतना सारा कैपिटल इन्वेस्ट किन लोगों ने किया? क्या उन्हें ये पता था कि अगले दिन फेक एग्जिट पोल्स आने वाले हैं? बिकॉज यदि ये एग्जिट पोल्स इतने ज्यादा डिफरेंट ना होते, 360 और 293 जो कि एक्चुअल में आए, इतना ज्यादा डिफरेंस ना होता तो शायद इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। इसकी वजह से 4 जून तक, जब तक रिजल्ट आने गए, तब तक मार्केट ऊपर जा रहा था, यू कैन सी दिस। और 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आया, उसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, जो कि काफी रिकॉर्डेड क्रैश था यहाँ तक। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाउ एग्जिट पोल्स की वजह से, जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उनकी वजह से मार्केट में इनस्टेबिलिटी आई और मार्केट क्रैश कर गया। तो इससे उन लोगों को फायदा हुआ जिन लोगों ने यहाँ पर शेयर्स खरीदे थे और यहाँ पर आकर बेच दिए एक दिन पहले या 2 दिन पहले, और जिन लोगों ने यू नो स्मॉल इन्वेस्टर्स, जिन्हें ये नहीं पता था कि शायद इतना बड़ा चेंज आ जाएगा या और एग्जिट पोल्स रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे, उनके जो पैसे हैं, जिन्होंने यहाँ पर शेयर्स खरीदे थे, वो यहाँ आ गए। हालांकि ये रिकवरी हो चुकी है, लेकिन स्टिल काफी लोगों का पैसा डूब गया। एक दिन में 30 लाख करोड़ वाइप आउट हो जाना बड़ी बात होती है। तो इस इशू में कांग्रेस का एलिगेशन क्या है? कांग्रेस का एलिगेशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी ही क्यों? क्या ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो ये फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे थे लोगों को? सो उन्होंने कहा कि इज इट देयर जॉब टू गिव इन्वेस्टमेंट एडवाइस? उन्होंने एडवाइस दी, इसीलिए लोगों ने शेयर्स खरीदे। यदि वो एडवाइस ना देते तो लोग शेयर्स ना खरीदते, इस या खरीदते भी तो इस लेवल पर ना खरीदते। और जो सबसे बड़ा इशू जहां पर उठता है, सबसे बड़ा डाउट जहां पर कांग्रेस का और अलग अलग एक्सपर्ट्स का उठता है, वो यहाँ से उठता है। दोनों ही इंटरव्यू, अमित शाह जी का इंटरव्यू, होम मिनिस्टर का इंटरव्यू और नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू, जिन इंटरव्यूअर्स ने इन दोनों का इंटरव्यू किया था, वो सेम मीडिया कंपनी से बिलोंग करते हैं। हम कॉपीराइट इश्यूज की वजह से उस मीडिया कंपनी का नाम यहाँ तो नहीं बता सकते, बट यू कैन इजिली ट्रैक इट आउट फ्रॉम दी गूगल।
दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये जो सेम मीडिया कंपनी है, ये एक ही बिजनेस ग्रुप ओन करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई रिलेशन था बीजेपी के बीच में? फेक एग्जिट पोल्स के बीच में बीजेपी पर हमेशा से एलिगेशन लगते आ रहे हैं कि बीजेपी ने मीडिया को खरीद रखा है। यानी कि मैक्सिमम जो मीडिया चैनल्स हैं वो वही बोलते हैं या फिर वही न्यूज़ दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट के फेवर में हो, जो कि बीजेपी के फेवर में हो, जो कि एनडीए के फेवर में हो। तो डाउट ये उठता है कि जो इंटरव्यूअर जो उसी मीडिया कंपनी से बिलोंग करते थे, जिन्हें सेम बिजनेस ग्रुप ओन करता है, और बड़ी बात ये भी है कि इस बिजनेस ग्रुप पर ऑलरेडी सेबी की इन्वेस्टिगेशन जारी है। सेबी क्या है? सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। इट इज मैनेजिंग द स्टॉक एक्सचेंजेस सिंस 1988 एंड थ्रू एन एक्ट इट इज डूइंग दिस थ्रू फ्रॉम 1992 से एक एक्ट है जो ये सेबी को एम्पावर करता है कि इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो इंश्योरिंग दैट देयर इज नो स्कैम इन द स्टॉक मार्केट। तो जो कंपनी पहले से सेबी की इन्वेस्टिगेशन के अंडर में है, उस कंपनी के इंटरव्यूअर्स होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से इलेक्शंस के 20 दिन पहले एक ही सवाल पूछते हैं, जिसकी वजह से लोग शेयर्स को बाय करते हैं। एग्जिट पोल्स के एक दिन पहले बहुत सारी वॉल्यूम देखी जाती है मार्केट में, और जैसे ही एग्जिट पोल आते हैं मार्केट शार्पली राइज करते हैं, और इलेक्शन रिजल्ट्स डे जब आते हैं उस दिन बहुत सारा पैसा डूब जाता है। तो इसमें उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया जो जिन्होंने एग्जिट पोल्स के पहले शेयर्स खरीदे और इलेक्शन रिजल्ट्स आने के पहले बेच दिए। जिन लोगों ने नहीं बेचे, उनका पैसा इलेक्शन रिजल्ट डे के दिन डूब गया। सो इस सवाल ये उठता है कि क्या कोई कनेक्शन है बीजेपी के बीच में और ये जो फेक एग्जिट पोल्स आए हैं, और शायद इसमें बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिन्होंने एग्जिट पोल के एक दिन पहले बहुत सारे शेयर्स खरीदे और इलेक्शन रिजल्ट्स आने के पहले उन्हें बेच दिया। जिन्होंने नहीं बेचा, उनके पैसे डूब गए। तो who invested one day before the exit polls were announced and made huge profits at the cost of 5 crore families. So this is the main allegation of the Congress. अब अब कांग्रेस ने डिमांड क्या किया? कांग्रेस ने डिमांड की है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जेपीसी का फुल फॉर्म है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये क्या है, ये क्या काम करती है, इसे हम समझेंगे। सो कांग्रेस हैज कॉल्ड इट द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम। उनका कहना है कि 30 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और ऐसा इंडिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने ये क्लेम किया हो कि स्टॉक मार्केट राइज करने वाले हैं, इसलिए शेयर्स खरीद लीजिए, और उसकी वजह से लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ हो। तो उन्होंने जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की। तो क्या है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी? ऐसे हम समझते हैं, इसे हम सिलेक्ट कमेटी भी बोलते हैं। ठीक, इसे आप सिलेक्ट कमिटी भी बोल सकते हैं। इट इज एन एडहॉक कमिटी। एडहॉक कमिटी का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट अ परमानेंट कमिटी। इट इज अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन, फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन, जब तक कि उसका काम, राइट, जैसे ही इसका काम खत्म होता है वैसे ही इस कमेटी को भंग कर दिया जाता है। ठीक है। तो इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट टू कंडक्ट अ थरो एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जब पार्लियामेंट बिल बनाती है, तो उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कि ऐसा बिल बनाना चाहिए या नहीं, उसके लिए वो कमेटी को स्टैब्लिश करती है, राइट। और बहुत सारे इश्यूज में इन्वेस्टिगेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए इसे गठित किया जाता है। पहले, आज से पहले, अभी तो ये नहीं गठित हुई है, बट इसके पहले बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं इंडिया में। बोफोर्स स्कैम रिलेटेड टू राजीव गांधी गवर्नमेंट, हर्षद मेहता स्कैम जो कि पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से रिलेटेड है, 1992। यदि आपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 की वेब सीरीज देखी होगी तो शायद आपको पता होगा। केतन पारेख स्कैम, शेयर मार्केट स्कैम हुआ था सिमिलरली 2001 में। रिसेंटली 2016 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी और सीएए जब मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी, तो उस पर चर्चा करने के लिए ऐसी बॉडी, इस कमेटी को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, गठित की गई थी एग्जामिनेशन के लिए। और रिसेंटली पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि रिलेटेड है डिजिटल स्पेस से, आईटी एक्ट से रिलेटेड और डिजिटल इकोसिस्टम से रिलेटेड, उसके लिए इस कमेटी का गठन किया।
इस कमेटी में होते कौन है? इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस कमेटी में दोनों ही हाउसेस से मेंबर्स होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर हाउस में एक रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी वो होती है जिसकी गवर्नमेंट होती है। तो इन दोनों ही पार्टीज के मेंबर होते हैं एंड इट इज चेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, जिसको लोकसभा की स्पीकर अपॉइंट करते हैं। लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ये इसकी एक मैंडेटरी कंडीशन है। तो जो मेंबर्स होंगे वो लोकसभा से भी होंगे, राज्यसभा से भी होंगे, बट इस कमेटी का जो जो हेड करेगा वो लोकसभा का मेंबर होगा और उसे अपॉइंट करेंगे लोकसभा की स्पीकर। साथ ही पार्लियामेंट ही ये डिसाइड करती है कि इस कमेटी में कितने लोग होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होंगे, राइट? तो और ये कमिटी डिसॉल्व कर दी जाती है। जैसा कि मैंने बताया, इट इज मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, इट इज नॉट अ परमानेंट कमिटी। ये सिर्फ एक टास्क के लिए गठित की जाती है और टास्क कंप्लीट होने के बाद इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। दूसरा, जो कमिटी की रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी नेचर में होती है, ये बाइंडिंग नहीं होती। यदि कमिटी ने किसी चीज के बारे में कहा है कि ये चीज रखनी चाहिए, ये चीज नहीं रखनी चाहिए, या फिर ये फ्लॉज हैं, तो वो सिर्फ एडवाइजरी होते हैं, वो नॉन मैंडेटरी होते हैं। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट उसे माने या ना माने। हाउएवर सजेशन बाय द सेलेक्ट कमिटी एंड जीपीसीज which have a majority of MPs and heads from the ruling party are accepted more frequently। इसका मतलब ये है कि जनरली जो सिलेक्ट कमेटी और जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो जब इसमें मेजोरिटी ऑफ एमपीज रूलिंग पार्टी के होते हैं या फिर इसको हेड करने वाला भी रूलिंग पार्टी का होता है, उस दौरान इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के मेंबर्स ज्यादा होते हैं। नाउ द जेपीसी हैज द अथॉरिटी टू गैदर एविडेंस। क्यों ये सिग्निफिकेंट है, जरूरत क्या है? इसलिए क्योंकि जेपीसी को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, राइट होता है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सकें, वो एक्सपर्ट्स की राय ले सकें, वो पब्लिक बॉडीज में इन्वेस्टिगेशन कर सकें, एसोसिएशंस, इंडिविजुअल्स और इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी उस पॉलिसी में या उस इश्यू से रिलेटेड है उन पर इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो सम ऑफ द केसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, ये हैं सारी डिटेल्स रिगार्डिंग द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हाउएवर, ये जो एलिगेशन है इसे बीजेपी ने नकारा है। बीजेपी के एक मिनिस्टर हैं बहुत फेमस, श्री पीयूष गोयल जी, जिनने कहा है कि ये एक फॉल्स एलिगेशन है और मोदी गवर्नमेंट में इंडिया का जो स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो जो कि 60 से 70 लाख करोड़ के बीच में थी, वो अब 415 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है। और इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस आर ग्रोइंग। और ये जो फ्लक्चुएशन है, ये इसमें कोई भी स्कैम नहीं है, ना ही इस फ्लक्चुएशन में कोई रिलेशन है बीजेपी का और एग्जिट पोल्स पोलस्टर्स का, जिन्होंने एग्जिट पोल्स बताए। और कोई भी ऐसा कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व नहीं है और ये कोई स्कैम नहीं है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो